न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर वाइज जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी को कवर कर लेते हैं। और ये सभी के सभी जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और कहा जाता है कि जितने भी मेडिकल या नर्सिंग संबंधित जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे सभी के एग्जाम में इन सभी के चैप्टर वाइज जो हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू ला रहे हैं या बहुविकल्पी क्वेश्चन ला रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तथा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक प्रदान करेगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं मानव जनन के से ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उसको कवर कर देगा। उसी चैप्टर का एक पार्ट 2 है जिसका है मानव भ्रूणी परिवर्धन। क्या मानव भ्रूणी परिवर्धन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट चैप्टर है, तो इसके ऊपर वीडियो पूरा का पूरा आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है हम लोग इसको इसमें कवर करते हैं। तो हम लोग थियरी के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं पार्ट वाइज तथा मैराथन क्लास के द्वारा। अब हम लोग धीरे धीरे क्रमशः एक एक दिन एक एक चैप्टर को क्या बहुविकल्पी क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट ना पाए। अब देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं क्रमशः कर एक एक कर क्वेश्चन देखा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग उतना ही महत्व दीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है कमतर नहीं है, या कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप लोग कम मत आकिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्वेश्चन जीव विज्ञान की किस शाखा में भ्रूण के परिवर्धन तथा आनुवंशिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान की किस शाखा में भ्रूण के परिवर्धन, कहा जा रहा है कि भ्रूण के परिवर्धन तथा आनुवंशिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। तो कहा जाता है कि परिवर्धन जीव विज्ञान में हम लोग क्या कहते हैं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करते हैं तथा आनुवंशिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। कहा जाता है कि किस शाखा में भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करते हैं, तो परिवर्धन जीव विज्ञान में, या कहा जाता है कि आनुवंशिक नियंत्रण का अध्ययन किस में किया जाता है, तो परिवर्धन जीव विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रावस्था का सही क्रम क्या है। मनुष्य में भ्रूणी परिवर्धन का प्रावस्था का सही क्रम क्या है, इस प्रकार से समझना है। तो सबसे पहले देखा जाता है तो युग्मनज होता है। कौन कौन सा होता है देखिए, सबसे पहले प्रावस्था में देखा जाता है तो युग्मनज होता है। युग्मनज के बाद देखा जाता है तो विदलन होता है। अब विदलन के बाद देखा जाता है तो ब्लास्टूला अवस्था होती है। कौन सा होता है ब्लास्टूला अवस्था। ब्लास्टूला अवस्था के बाद देखा जाता है तो गैस्ट्रूला अवस्था होती है, जो मनुष्य में भ्रूणी विकास का सही क्रम को दर्शाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो युग्मनज विदलन तथा ब्लास्टूला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इन सभी के ऊपर थियरी के पोर्शन को कवर किया गया है, उसके वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग चैप्टर वाइज देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। कहा जा रहा है स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ए अंडवाहिनी में या कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द्विगुणित गुणसूत्र किसमें मिलते हैं। कहा द्विगुणित गुणसूत्र किसमें मिलते हैं, तो द्विगुणित गुणसूत्र किसमें मिलते हैं, तो यह युग्मनज में मिलते हैं। तो युग्मनज को क्यों, क्योंकि युग्मनज को 2 भागों में बांट सकते हैं, युग्मक नर युग्मक तथा बाधक युग्मक, इसीलिए कहा जाता है ये द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित को कहा जाता है कि यह गुणित होता है कि अगुणित, तो यह सदैव गुणित होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है कि फर्टिलाइज नामक रासायनिक पदार्थ किससे स्रावित होता है। कहा जाता है कि फर्टिलाइज या निषेचन हेतु रासायनिक पदार्थ किससे स्रावित होता है, तो यह अंडाणु के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्रमशः बढ़ते हैं। देखिए कहा है क्वेश्चन नंबर 6 है शुक्राणु के निषेचन से पूर्व योग्य होने की घटना। कहा जाता है शुक्राणु में निषेचन से पूर्व कौन सी घटनाएं घटित होती है, तो इस घटना को सामर्थ्य धारिता कहते हैं।
क्या कहा जाता है, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना को या होने वाले अनेक परिवर्तन होते हैं जिस परिवर्तन को सामर्थ्य धारिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग देखते हैं, शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे में प्रवेश के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे में प्रवेश के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग देखते हैं, तो कौन सा होता है, या एक्रोसोम का होता है। देखिए शुक्राणु में कौन सा, अंडे में कहा जाता है कि जब देखा जाता है कि इसकी संरचना को देखा जाता है तो कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भाग होते हैं, शीर्ष होता है, मध्य होता है, उसके बाद पुक्ष होता है। इस क्रिया में कहा जाता है कि शुक्राणु में कौन सा भाग अंडे में प्रवेश करने के लिए, तो अंडे में एक अग्र भाग होता है, एक किसका बना होता है, ये एक्रोसोम होता है। ये क्या होता है, इसके पास ये क्या कहता है, अंडाणु में प्रवेश कर क्या कहता है, आसानी से प्रवेश करता है, जो अंडाणु को क्या कहता है, ये फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को कहा जा रहा है कि बहुशुक्राणुता कौन अवरुद्ध करता है। कहा जा रहा है कि बहुशुक्राणुता कौन अवरुद्ध करता है। अवरुद्ध मतलब क्या है, उसको रोकता है। तो कौन सा करता है, इसमें देखा जाता है निषेचन जो झिल्ली होती है यह शुक्राणुता को अवरुद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जा रहा है कि निषेचन का महत्व है। निषेचन का क्या महत्व होता है, क्वेश्चन नंबर 9 में निषेचन का महत्व कहा जाता है कि एक गुणसूत्रों को द्विगुणित करता है। कहा जाता है कि द्विगुणित मतलब क्या, ये अब देखिए जैसे ही निषेचन का नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या कहते हैं, संलयित होते हैं, तो इस क्रिया को युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज की बात किया जाता है तो जैसे युग्मक एक युग्मक एक, देखिए एक युग्मक नर, एक युग्मक एक युग्मक, ये अगुणित ये अगुणित, ये अगुणित अगुणित मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये द्विगुणित का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पे दो लक्षण दो गुण दिखाई देते हैं उसी को द्विगुणन कहा जाता है। देखिए द्विगुणन मतलब जिसको दो भागों में बांट सकते हैं, तो दो भाग मिलकर निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि इसका मतलब कहा जाता है गुणसूत्रों को द्विगुणित करना निषेचन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडे में विभाजन किससे प्राप्त होता है, प्रारंभ होता है। निषेचित अंडे में विभाजन किससे प्रारंभ होता है, तो विदलन से प्रारंभ होता है। कहा जा रहा है कि विदलन द्वारा निषेचित अंडे में समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि विदलन द्वारा निषेचित जो अंडा होता है इसमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं होती है। इन सभी के ऊपर वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निषेचित अंडे में विदलन को कौन प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है, तो पीतक की मात्रा। कहा जाता है कि पीतक निष्क्रिय एवं निर्जीव पदार्थ होता है, इसकी मात्रा विदलन को प्रभावित करती है। कौन सा होता है, पीतक की मात्रा या पीतक तथा कहा जा सकता है यह निर्जीव तथा निष्क्रिय पदार्थ होता है जो क्या कहता है विदलन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्या है, विदलन के समय अंडे का पूर्व विभाजन क्या कहलाता है। तो विदलन के समय अंडे का पूर्व विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर देखिए, अंडभंजी कहलाता है, पूर्णभंजी कहलाता है, सर्पिल कहलाता है, रेखांशिक कहलाता है। तो एक क्या कहलाता है, अंडे का पूर्ण विभाजन पूर्णभंजी कहलाता है। कौन सा कहलाता है, देखिए पूर्ण विभाजन पूर्णभंजी मतलब क्या, पूर्ण मतलब ये दोनों की प्रक्रिया में पूर्ण शब्द है। इस प्रकार से देखा जाता है तो पूर्ण विभाजन जहाँ पर रहेगा तो आप ऑप्शन के द्वारा समझ सकते हैं कि पूर्ण विभाजन पूर्णभंजन, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाता है, असमपितकी अंडों में कौन सा विदलन पाया जाता है। तो असमपिंडकी में कौन सा विदलन की प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया में देखा जाता है तो अंशभंजी। देखिए कहा जाता है कि असमपितक मतलब क्या, असम मतलब क्या बहुत ही कम मात्रा में, अंश मतलब क्या बहुत ही कम मात्रा में अंशभंजी की प्रक्रियाएं होती है। कहा जाता है कि असमपितकी अंडों में अंशभंजी विदलन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विदलन के संदर्भ में सही कथन है। विदलन के संदर्भ में सही कथन कौन सा होता है, तो कोशिका का आकार घटता है। कहा जाता है कि विदलन के फलस्वरूप एक कोशिका दो कोर खंडकों में विभक्त हो जाती है जिससे कोशिका का आकार घट जाता है। कहा जा रहा है कि इसमें देखिए क्या कौन सा है, कोशिका का आकार इसमें क्या जाता है धीरे धीरे क्रमशः घटने लगता है। तो कहा जाता है कि विदलन के संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया सही होती है, तो कोशिका का आकार धीरे धीरे क्या जाता है इसे घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदलन
समसूत्री विभाजन से किस प्रकार भिन्न होता है? कहा जाता है कि विदलन समसूत्री विभाजन से किस प्रकार भिन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, तो अंतरावस्था में कोशिका की वृद्धि नहीं होती। इसकी अंतरावस्था में क्या जाती है? कोशिका की वृद्धि नहीं होती। तो कहा जा रहा है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था का अभाव होता है या उसमें नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि विदलन का द्वितीयक विभाजन पहले विभाजन के कौन से कोण पर होता है? कहा विदलन का द्वितीयक विभाजन पहले विभाजन से किस कोण पर होता है? तो देखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 की, तो इसमें देखा जाता है समकोण पर होता है। कहा जाता है कि प्रथम विभाजन के समकोण पर द्वितीयक विभाजन होता है। कहा जाता है कि प्रथम विभाजन के, कहा जाता है प्रथम विभाजन के द्वितीयक विभाजन की प्रक्रिया देखा जाता है। तो यह सदैव इससे कोर खंडों की संख्या समकोण होती है। तो इसमें देखा जाता है कोर खंडों की संख्या कितनी होती? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए तथा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए कि आपको क्लासेज कैसे लगती है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताया करिए, और जो क्वेश्चन आपको इसमें से डाउट वाला रहता है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता दिया करिएगा, और हम उसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कवर कर देंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विदलन के अंत में निर्मित कोशिका का गोल ठोस भ्रूण कहलाता है। कहा जाता है कि गोल ठोस भ्रूण कहलाता है। तो यह देखा जाता है तो तुतक कहलाता है। कहा जाता है कि यह मोरुला अवस्था या तो कहा जाता है कि तुतक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, मोरुला परिवर्धन की अवस्था है। मोरुला परिवर्धन की अवस्था क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर मोरुला परिवर्धन की अवस्था देखा जाता है तो युग्मनज एवं कोरखंड के बीच की होती है। मोरुला परिवर्धन की अवस्था युग्मनज एवं कोरखंड के बीच की होती है। क्वेश्चन नंबर 90, कोरक पुट्टी में उपस्थित गुहा कहलाती है। कहा जाता है कि कोरक पुट्टी में उपस्थित गुहा क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 90 में देखा जाता है तो कोरक गुहा होती है। देखिए कोरक पुट्टी, कोरक गुहा, इस प्रकार से कहा जाता है कि किस गुहा में उपस्थित होती है। देखिए गुहा का नाम है, गुहा जुड़ गया, कोरक पुट्टी में कोरक जुड़ गया, इस प्रकार से कोरक पुट्टी में उपस्थित गुहा क्या कहलाती है? कोरक गुहा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? कहा जाता है कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाता है तो ब्लास्टुला अवस्था में होता है। ब्लास्टुला अवस्था क्या जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये देखिए क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि 2019 में, 22 में, 23 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में, ये सभी के सभी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग उतना ही महत्व दीजिए। कौन सा क्वेश्चन कब आपके एग्जाम में आ जाएगा कोई गारंटी नहीं। कहा जाए कि भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है? भ्रूण का रोपण कहा जाए कि भ्रूण का रोपण कहाँ पे होता है? तो भ्रूण का रोपण गर्भाशय के आंतरिक स्तर पर, कहा जाता है कि गर्भाशय के आंतरिक स्तर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। तो भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है? तो ये गर्भाशय में होता है, गर्भाशय के आंतरिक रोपण में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कि मांसाहारियों के भ्रूण में किस प्रकार का पोषक क्या रोपण होता है? मांसाहारियों के भ्रूण में किस प्रकार का रोपण होता है? तो इस प्रकार से 22 का देखा जाता है तो पृष्ठीय रोपण होता है। कहा जाता है कि इसके इसी भाग को रोपण की प्रक्रिया देखा जाता है। तो मांसाहारियों में पृष्ठीय रोपण पाया जाता है जो केंद्रीय रोपण का एक प्रकार होता है। कौन सा भाग होता है? केंद्रीय रोपण का एक भाग होता है। केंद्रीय रोपण को क्या कहा जाता है? पृष्ठीय रोपण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का देखा जाता है तो कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, गैस्ट्रुला भवन में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कहा जाता है गैस्ट्रुला भवन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का देखा जाता है तो गैस्ट्रुला में निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं होती है? तो एक कौन से? देखिए भ्रूण के 3 जनन स्तर का निर्माण करना होता है तथा देखा जाता है तो विदलन की गति धीमी करने का काम गैस्ट्रुला भवन का होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। कहा जाता है गैस्ट्रुला भवन में भ्रूण के तीनों स्तरों का निर्माण विदलन की गति धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का
निम्न में से कौन सी रचना भ्रूणी बाह्य जनन स्तर से विकसित होती है? कहा जा रहा है कि कौन सी रचना भ्रूणी बाह्य जनन स्तर से विकसित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि मस्तिष्क होती है। कहा जा रहा है कि भ्रूणी बाह्य जनन स्तर से विकसित होता है। कहा जा रहा है कि भ्रूणी बाह्य जनन स्तर से क्या विकसित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का देखा जाता है तो ऑप्शन सी मस्तिष्क भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से विकसित होता है। कहा जा रहा है कि जो मस्तिष्क होता है यह भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक आपके देखिए वीडियो क्या कहा जा रहा है कि ये 2014 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन को बिना स्किप किए सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म से होता है? कहा जाता है कि भ्रूणी मेसोडर्म से होता है। तो देखा जाता है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा इंडोडर्म 3 प्रकार के क्या कहा जाता है कि भाग होते हैं। कहा जाता है कि उसमें उद्भव में भ्रूणी मेसोडर्म से होता है। तो भ्रूणी मेसोडर्म से देखा जाता है तो किसका निर्माण होता है? रुधिर का होता है। या तो कहा जाता है कि संयोजी ऊतक, किसका? संयोजी ऊतक का, तरल संयोजी ऊतक का निर्माण किसके होता है? भ्रूणी परिवर्धन के किसके द्वारा? उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म के द्वारा होता है। या कहा जा सकता है रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भ्रूण के मेसोडर्म के द्वारा रक्त का निर्माण होता है। याद कहा जाएगा क्योंकि तरल संयोजी ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूणी मेसोडर्म के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये ऊतक की बात कहा जा रहा है कि कोशिकाओं का निर्माण नहीं, क्योंकि कोशिका हमारा रक्त क्या कोशिका नहीं होती है। क्यों नहीं होती? इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है कि रुधिर आपका क्या है, कोशिका है कि ऊतक है, कौन से कोशिका में पाई जाती है, कौन से ऊतक होती है। या रुधिर के ऊपर आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो इस प्लेलिस्ट के में अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं या उसके लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड किया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का। इस तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है तो तंत्रिका तंत्र की बात किया जा रहा है 26 की। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है किसके द्वारा? यह देखा जाता है तो बाह्य जनन स्तर का होता है, क्योंकि बाह्य जनन स्तर में अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो मस्तिष्क होता है यह बाह्य जनन स्तर का भाग होता है। इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक दिन के वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत एवं अग्नाशय का निर्माण होता है। यकृत एवं अग्नाशय का निर्माण होता है तो यकृत एवं अग्नाशय का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इस आधार पर देखा जाता है तो 27 का यकृत एवं अग्नाशय का निर्माण जो होता है यह केवल अंतःचर्म से होता है। कहा जाता है कि यह केवल अंतःचर्म से होता है। यकृत एवं अग्नाशय का निर्माण जो होता है यह केवल अंतःचर्म के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का, गर्भकाल की किस अवस्था में शिशु की धड़कन सुनाई देती है? कहा जा रहा है कि गर्भकाल के किस अवस्था में शिशु की धड़कन सुनाई देती है? तो इस आधार पर देखा जाता है तो द्वितीय तिमाही में भ्रूण की धड़कन माता के उदर मतलब माता के पेट के ऊपर क्या रहता है? हल्की फुल्की क्या रहती है? सुनाई देने लगती है। तो देखा जाता है द्वितीय तिमाही में क्या तिमाही के दूसरे माह के तीसरे सप्ताह में लगभग क्या सुनाई देने लगता है या अनुभव करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का है कि 28 है, 29 है, 29 देखिए क्या है। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? देखिए लिंग का निर्धारण किस अवस्था के द्वारा होता है? तो लिंग का निर्धारण की बात किया जाता है तो लिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जहाँ पर भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारण की बात किया जाता है इसमें लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। भ्रूण की कलाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? भ्रूण की कलाओं का प्रमुख कार्य देखा जाता है तो भ्रूण की कलाओं का प्रमुख कार्य होता है
कौन सा होता है? पोषण होता है, शोषण होता है, उत्सर्जन होता है, ये सभी के सभी होता है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाते हैं? भ्रूण की कलाओं का प्रमुख कार्य होते हैं। पोषण करना, उत्सर्जन करना, शोषण करना, ये सभी के सभी मुख्य कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मनुष्य में अपरा का प्रकार है। कहा जाता है मनुष्य में अपरा का प्रकार कैसा होता है? तो देखिए कहा जा रहा है कि मनुष्य में अपरा का मुख्य कार्य क्या होता है, या कहा जाता है कि मनुष्य में हीमोकोरियल तथा मेटा डिस्कॉर्डियल प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अपरा पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों के दोनों सही। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हीमोकोरियल तथा मेटा डिस्कॉर्डियल क्या जाता है? मनुष्य में अपरा का प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? कहा जाता है कि मानव अपरा के द्वारा स्रावित होने वाला किसके द्वारा स्रावित नहीं होता है हार्मोन? तो इस आधार पर देखा जाता है। तो 32 का क्या जाता है? देखिए क्या होता है? LH हार्मोन जो होता है, अभी आपको बताया गया एनिशेषित हार्मोन होता है। यह कहा जाता है कि यह अंडर स्रावण के में मुख्य भूमिका निभाता है। बाकी HGC, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी के सभी मुख्य अपरा में भाग लेते हैं। लेकिन LH हार्मोन जो होता है, यह श्रावण में अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। ये किसके द्वारा होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन होता है। इसका श्रावण पीयूष ग्रंथि क्या होती है? अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। आप लोग LH हार्मोन क्या होता है? अभी आप लोगों को इसके पहले FSH हार्मोन बोला गया था। अब इसके बाद क्या LH हार्मोन होता है। ये सभी के दोनों हार्मोन क्या होते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 33, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन से प्रेरित करता है? देखिए कहा जा रहा है कि प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन हार्मोन से प्रभावित करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। यह कहा जाता है कि यह प्रसव के समय कहा जाता है कि गर्भाशय में संकुचन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इस प्रकार से भ्रूण के मानव भ्रूणी परिवर्धन के सभी क्वेश्चन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सभी को कवर किया गया है। ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन आपको प्रत्येक चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं या बनते हैं, सभी को एक एक करके प्रोवाइड किया जाएगा। आप जैसे ही वीडियो खत्म होता है, आप लोगों इसमें 33 क्वेश्चन है, 33 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करिएगा। और किस चैप्टर को आपको सबसे पहले वीडियो चाहिएगा, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम उसी चैप्टर को पहले लाएंगे, और कौन से पॉइंट पर आपको अधिक कन्फ्यूजन है उसको भी बता दिया करेगा। हम लोग अब क्योंकि आपका समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग प्रतिदिन जो मैराथन क्लास चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। जो अब जो वैकल्पिक क्वेश्चन अब चला है ये भी चलता रहेगा। और उसके बाद जो भी आपको केमिस्ट्री में या आपको कहा जाएगा कि साइंस जो बायोलॉजी है, इसमें अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करेगा। उसी पॉइंट को हम आपके सामने या आपके लिए बहुत ही एकदम सरल से सरल तथा स्पष्ट शब्दों में हम आपको समझा देंगे, और जो आपकी तैयारी को और अधिक से अधिक मजबूत करेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।